Morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3 न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर सेकेंड। अभी तक हमने इससे पहले कल पढ़ा था चैन रिएक्शन के बारे में, जहाँ पर नाभिक के विखंडन की चर्चा की थी। तो विखंडन में हमने उसके सममित विखंडन और विखंडन के अलग अलग प्रकार, उनसे रिलीज्ड एनर्जी के बारे में पढ़ रखा। टोटल जो है और उसको विखंडित करने वाले कारक जो है, जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए अलग अलग। जैसे यूरेनियम का हमने उदाहरण लिया, तो यूरेनियम के जो समस्थानिक से 234, 235 और 238 है, वो उसको विखंडित करने के लिए हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए। और 234 है उसको भी, लेकिन सिंपल जो हमारे पास प्रकृति में इजी वे में जो हमारे पास न्यूट्रॉन उपलब्ध होता है, या न्यूट्रॉन इजी वे में जो मिल सकता है, वो न्यूट्रॉन से हम अगर किसी को यूरेनियम के किसी समस्थानिक को विखंडित करते हैं, तो वो यूरेनियम 235 है जिसके लिए ऊर्जा, और उससे टोटल जो एनर्जी है वो रिलीज है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। उसी प्रकार से 3 और जो न्यूट्रॉन होते थे, यानी रिएक्शन जो है टोटल श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चैन रिएक्शन है, उसको कौन से है कारक है जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कौन से कारक है जो उस रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो टोटल जो हमने गुणन कारक के फैक्टर के ऊपर देखा था, के की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होगी। के इजिकल टू 1 होगा तो इट मीन्स हर पीढ़ी में हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा जो नेक्स्ट न्यूक्लियस है उसको विखंडित करेगा, तो ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। और के की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इट मीन्स वो चैन श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या कम प्राप्त होती जाएगी, तो वो न्यूट्रॉन प्राप्त नहीं होंगे जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है या नाभिक है उसका विखंडन नहीं करेगा। तो यहाँ पर गुणन कारक फैक्टर जो हमने के लिया था, के क्या था, के था वो प्रथम पीढ़ी में या पूर्व पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन द्वितीय पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या के इक्वलेंट होगा। यानी कि हमें प्रथम पीढ़ी में 3 न्यूट्रॉन लिए और द्वितीय पीढ़ी में 2 मिल गए, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब के की वैल्यू जो 1 से कम है, और हमें जितना फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैल्यू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या 1 थी और दूसरी पीढ़ी में हमें 1 मिली, दैन के की वैल्यू 1। तो यहाँ के जो फैक्टर था वो उसके ऊपर आधार पर हमने यहाँ पर रिएक्शंस को 2 टाइप से बांट रखा था, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस। कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन के लिए गुणन कारक जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। अर्थात विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को इस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, तो केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध हो, शेष न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो जाए, तो इस स्थिति में गुणन कारक के इजिकल टू 1 हो जाता है। अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन की दर नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मुक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप को भी किसी शीतलक के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है, जिससे विस्फोट न हो सके। इस प्रकार प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग साधारणतया विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। स्वपोषी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का निष्पादन करने के लिए प्रयुक्त समायोजन व्यवस्था नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। यानी इस प्रकार नियंत्रित रिएक्शन से हम जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, इस तरह की व्यवस्था जो हम बनाए तो वो क्या कहलाता है, नाभिकीय रिएक्टर। उदाहरण देखते हैं हमने इसका, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी, एटॉमिक पाइल। तो इसके जो मुख्य भाग होते हैं उसको हमने बांट रखा। फर्स्ट है विखंडनीय पदार्थ या ईंधन, फॉसिल्स, मटेरियल और फ्यूल्स। यह रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में विखंडन जो है हम पदार्थ जो सपोज मान के लिए क्या लिया, यूरेनियम 235 की सड़ों के रूप में एल्यूमिनियम के पात्रों में बंद ग्रेफाइट या भारी पानी हैवी वाटर के बीच कुछ दूरी पर रखा जाता है, ताकि विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन ग्रेफाइट या पानी में से होकर दूसरी सड़ तक पहुँचे। तो रिएक्टर के इस मध्य भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। इस क्रोड में ही न्यूट्रॉन कणों द्वारा नाभिक का विखंडन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में होता है। अर्थात एक फर्स्ट रोड से विखंडित होने के बाद जो न्यूट्रॉन है वो इस भारी पानी या ग्रेफाइट के द्वारा मंदित किए जाते हैं या अवशोषित किए जाते हैं। मंदित मीन्स उसके वेग में कमी की जाती है। तो क्रोड में विखंडनीय पदार्थ की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है। वास्तव में यह विखंडन क्रिया ही रिएक्टर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। सेकंड है मंदक या मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने का कार्य करता है। अर्थात विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। इन न्यूट्रॉनों का वेग अधिक होने के कारण
क्षरण दर भी अधिक होती है, अर्थात विखंडन के लिए यूरेनियम 235 द्वारा परिग्रहण या कैप्चर की क्षमता कम हो जाती है। अतः न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए इन्हें ग्रेफाइट अथवा भारी पानी से गुजारते हैं तथा परमाणुओं के संघटकों या टक्करों के द्वारा न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कम हो जाती है। चूँकि ये पदार्थ न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं, इसलिए इन्हें मंदक कहते हैं। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी पानी के अतिरिक्त बेरिलियम ऑक्साइड या सामान्य जल को भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स का पार्ट है नियंत्रित या नियंत्रक छड़े, कंट्रोल्ड रोड्स। तो रिएक्टर एक बार प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी बाधा के चलता रहेगा, अर्थात रिएक्टर के क्रोड के अंदर यूरेनियम नाभिक के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उचित नियंत्रक व्यवस्था का आयोजन करता है, अर्थात नियंत्रक छड़ों द्वारा या छड़े ऐसी धातु की बनी होनी चाहिए वह न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर ले, परंतु स्वयं उसमें विखंडित या विखंडन उनका स्वयं का विखंडन नहीं हो, अर्थात विखंडन को प्रेरित करने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या में यथोचित कमी होती जाए। इस कार्य के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ें काम में ली जाती हैं। कैडमियम में न्यूट्रॉन अवशोषण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, अतः रिएक्टर जो है इस ढंग से बनाए जाते हैं बाहर से कैडमियम की छड़ों को क्रोड के अंदर बाहर इच्छा अनुसार किया जा सके। क्रोड की छड़ें इतनी दूरी तक अंदर डाली जाती है कि उतनी ही कम गति से श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इन छड़ों को क्रोड में संपूर्ण रूप से प्रवेश करा देने पर श्रृंखला अभिक्रिया को एक साथ बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है शीतलक या कूलेंट। रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि यह ऊष्मा रिएक्टर में रहे तो रिएक्टर में ताप को कई लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकती है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि रिएक्टर को साथ के साथ ठंडा करने का समुचित प्रबंध किया जा सके तथा ऊष्मा को भी साथ के साथ उपयोग में लाया जा सके ताकि रिएक्टर को कोई हानि न हो। इसके लिए वायु, CO2, हीलियम, जल, द्रव सोडियम में से किसी एक को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में काम में लिया जाता है, जिससे टरबाइन को चला करके विद्युत ऊर्जा को बनाया था। नेक्स्ट है परिरक्षक या शील्ड, यानी 5 पार्ट हो गए टोटल। क्या क्या? फर्स्ट उसका जो मटेरियल है वो, सेकंड कंट्रोल छड़े, दूसरा मंदक, और थर्ड पॉइंट हो गया कूलेंट, और फोर्थ है परिरक्षक या शील्ड। रिएक्टर्स में कई प्रकार की हानिकारक तीव्र ऊर्जा वाली रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती है जो जीव के लिए बहुत घातक है। इन किरणों से बचने के लिए चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार की जाती है ताकि किरणें बाहर ना आ सके। तो रिएक्टर को टोटल हमने इस डायग्राम से बता रखा है। क्या? फर्स्ट यहाँ यूरेनियम की छड़ें जो हमारा ईंधन या मटेरियल है, उसके चारों तरफ ये परिरक्षक है। उसके बीच में कैडमियम की छड़ है जो एक छड़ से दूसरी छड़ की ओर, फर्स्ट में अगर यहाँ से न्यूट्रॉन गया है, फर्स्ट छड़ के ऊपर अटैक किया तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। तो ये कैडमियम छड़ के द्वारा या बीच में उन न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए ये जो अंदर वाले बॉक्स के अंदर डॉटेड लाइन्स होकर रखी, इसको भारी जल के रूप में यूज किया जो न्यूट्रॉन को मंदित करता है, और मंदित करने के बाद वो कैडमियम छड़ से टकरा करके कैडमियम छड़ द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो ये शीतलक जो है कंटिन्यू फ्लो चलता रहता है भारी पानी या इसको यूज करके, जो न्यूट्रॉन को मंदित करता है, और एंड में ये कुछ तत्व है न्यूट्रॉन के जो इस कैडमियम छड़ों के द्वारा आवश्यकता अनुसार उनको अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 5 पार्ट है, उसको इसकी परमाणु भट्टी का रेखांकित चित्र बना रखा है, और नेक्स्ट इसकी कार्य विद्युत स्थिति को शो कर रखा है। क्या है? तो रिएक्टर के प्रचलन के आवश्यक न्यूट्रॉन इसमें ही विद्यमान होते हैं। जब रिएक्टर की शुरू करना होता है तो कैडमियम को इस प्रकार से, जैसे हमने ये शो कर रखा, शीतलक है, संघनित्र है, पंप, परिरक्षक, ईंधन छड़े, ये सारे जो है इसका परमाणु भट्टी का डायग्राम शो कर रखा है कैसे। तो यहाँ पर नियंत्रण छड़े और दाब उत्पन्न करने वाला यंत्र, स्टीम उत्पादक, वाष्प टरबाइन और पावर लाइन्स और विद्युत जनरेटर, शीतलक और ये सारी भट्टी के अंदर की क्रियाविधि को पूरा शो कर रखा है। यह जो डिज़ाइन है ये अत्यधिक दाब पर पानी, मंदक और शीतलक दोनों का कार्य करता है। श्रृंखला अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा को स्टीम जनरेटर में स्थानांतरित करना है। तो स्टीम से चालित टरबाइन के उपयोग से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर का पात्र है वो 13.5 मीटर ऊंचा, 4.5 मीटर व्यास तथा लगभग 285 टन का होता है, जिसमें लगभग 90 टन यूरेनियम ऑक्साइड जो फ्यूल छड़े है उसको बनाया जाता है।
इस तरह से जो हमने चैन कंट्रोल चैन रिएक्शन उसका जो है उत्पादन या उसका जो काम लेते हैं वो किस में होता है, लगभग परमाणु भट्टी में या नाभिकीय रिएक्टर में, जिसके थ्रू यह फायदेमंद या जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अनकंट्रोल चैन के बारे में कल डिस्कस करेंगे।